प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज आप सभी के समक्ष एक जातिका की जन्म कुंडली लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। आप इनकी जन्म की डिटेल से देख पा रहे हैं। 30 अक्टूबर 1993 सुबह के 8:40 जौनपुर यूपी का इनका जन्म है। इनकी इस आधार पर जो कुंडली बन रही है उसका कैसा प्रभाव इनके जीवन पर पड़ेगा, साथ ही साथ ये जो सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं क्या उसमें इन्हें सफलता मिलेगी और क्या इनके द्वारा चयन किया हुआ क्षेत्र सही है। इसके अलावा यहाँ पर ऐसा कौन सा रत्न है जो धारण करने से सरकारी नौकरी इन्हें प्राप्त हो जाएगी, या ऐसा कौन सा रत्न है जो सरकारी नौकरी दिलाने में सहायक होता है। आज इसकी जानकारी प्रदान करूंगा। रत्न के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको दूंगा। आप ध्यानपूर्वक आज की वीडियो को देखें। इससे आपको कुछ नई बातें सीखने को भी मिलेंगी और आप भी अपने जीवन में उन बातों को ध्यान रखकर अपने जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। तो अब आइए बिना विलंब किए हम बढ़ते हैं कुंडली अध्ययन की ओर। अगर आप भी अपनी कुंडली का अध्ययन करवाना चाहे तो आप अपनी जन्म की डिटेल्स सभी वीडियो की जो कमेंट है उसमें आप लिख दिया करें, और अगर आप शीघ्रता में अध्ययन करवाना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करें। आगे की जानकारी आपको वहीं मिल जाएगी। अब आइए बिना विलंब किए हम बढ़ते हैं कुंडली के अध्ययन की ओर। सबसे पहले आप देखिए, लग्न है इनका वृश्चिक, राशि इनकी बनती है मेष राशि। दोनों का प्रभाव मंगल का आता है। तो मंगल का प्रभाव किसी जातक या जातिका के जीवन में ज्यादा हो तो आप देख पाएंगे ऐसा व्यक्ति ऊर्जावान होता है, थोड़ा क्रोधी भी होता है, अति उत्साही होता है, जल्दीबाजी में आकर कोई काम अच्छा भी कर लेता है तो कई बार काम बिगाड़ भी देता है। ऐसे व्यक्ति से थोड़ा धैर्य नहीं होता, मतलब सभी काम जल्दी चाहिए। यहाँ पर वृश्चिक लग्न होने से तो फिर भी थोड़े धीरे का प्रभाव आता है, क्योंकि इस लग्न में जो नक्षत्र है ये शनि के नक्षत्र में है। यहाँ शनि का प्रभाव आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो राशि है ये मंगल के प्रभाव में आती है और इनका जन्म भी आप देख पा रहे हैं पूर्णिमा के समय का है। तो इस कारण से होता क्या है कि चंद्रमा अपने परम बल के अंदर मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र में, जो केतु का नक्षत्र है, इसमें बैठेगा तो जातक को ऊर्जावान, यानी ये जातिका है तो जातिका को ऊर्जावान, तेजस्वी और जल्दी काम करने वाला बनाएगा। फिर ऐसे में स्वभाव क्या होता है, ज्यादा किसी की सुनना नहीं, अपने अनुसार काम करना, अपने अनुसार काम करवाना, ये स्वभाव बढ़ जाता है। यहाँ फिर एक और बात आप देख पाएंगे कि ये जो इसका प्रभाव है ये भी चंद्रमा का प्रभाव, ये इसमें केतु का प्रभाव, केतु अश्विनी नक्षत्र में ये प्रभाव देता है कि इनको मतलब अन्य की सहायता करना है, अन्य के लिए सोचना है, अन्य को ज्ञान देना, अन्य को कहीं ना कहीं ऐसे जो जिनका जन्म इस नक्षत्र में हुआ हो, डॉक्टर या आदि फील्ड में अच्छी सफलता के लिए कहा गया है। क्योंकि अश्विनी कुमार जो है ये देवताओं के कहीं ना कहीं इनको चिकित्सक के रूप में देख सकते हैं। तो इसीलिए जिनका भी जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है, चिकित्सा के लिए उनका जीवन मतलब अच्छा बना है, या चिकित्सा के क्षेत्र में अच्छी सफलता वो अर्जित कर सकते हैं, वो प्रभाव दर्शाता है। इसके अलावा फिर यहाँ 12वें भाव में ये जो 4 ग्रह बैठे हैं, ये भी आप जानते हैं 12वां भाव भी हॉस्पिटल आदि से जुड़ा हुआ है, तो उसमें अच्छा प्रभाव प्रदान करता है। तो इनसे जुड़ा कोई काम करना, चैरिटी से जुड़ा कोई काम करना, तुला राशि है तो अन्य के लिए करना, मतलब साझेदारी में काम करना, अन्य के लिए करना, मेनली वो प्रभाव यहाँ ज्यादा आता है। गुरु सूर्य की युति वैसे आप जानते हैं इसे शिक्षक योग कहा जाता है। चंद्रमा के सामने होने से इसका प्रभाव और बढ़ गया है, क्योंकि इनके मन पर इस योग का प्रभाव पड़ेगा और इस कारण से ये कहीं ना कहीं अपने स्वयं के द्वारा अन्य को पढ़ाना चाहे, ज्ञान देना चाहे, अन्य को सही सलाह देना चाहे, ये बात देखने को मिलेगी। और मंगल बुध भी यहीं पर है, तो मंगल लग्न का स्वामी है। लग्न का स्वामी 12वें में हो तो जीवन में मेहनत अधिक करना पड़ती है। जन्म स्थान पर रहकर अगर काम किया जाए तो सफलता कम मिल पाती है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को सलाह दी जाती है कि जन्म स्थान से दूर चले जाए। यहाँ अश्विनी नक्षत्र भी यही दर्शाता है कि जन्म स्थान से दूर रहना अधिक लाभ करवा पाएगा और उसी में अच्छा लाभ मिल पाएगा। फिर यहाँ मंगल और बुध है, तो बुध भी विशेषकर 12वें भाव में देखा जाए तो वक्री अवस्था का बैठा हुआ है, जिस कारण से थोड़ा कमजोर माना जाएगा। और इस बुध का प्रभाव देखा जाए तो ये यहाँ पर लाभ भाव का स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी है।
विपरीत राज्यों की नहीं बना पाएगा। क्यों नहीं बना पाएगा? क्योंकि लग्न का स्वामी स्वयं कमजोर है यहाँ पर, तो इसीलिए विपरीत राज्यों की बात तो नहीं आएगी। लेकिन यहाँ एक बात क्या देखने को मिलेगी कि मंगल 12वें में है, तो कहीं दूर देशों से जुड़कर, बाहर से जुड़कर, या 12वें भाव के कार्यों से जुड़कर, यानी हॉस्पिटल, चैरिटी आदि से जुड़कर इन्हें लाभ अच्छा हो पाएगा। फिर एक और बात मैं ये कहूंगा कि 12वां भाव जैसे यहाँ पर आप जानते हैं कि ये ओकल्ट साइंस को दर्शाता है, योगा प्राणायाम आदि चीजों को दर्शाता है, मेडिटेशन को दर्शाता है। तो इससे जुड़े फील्ड में अगर ये आगे बढ़े तो इनको सफलता ये ग्रह अवस्था अधिक दिला सकते हैं। यानी किसी को पढ़ाना सिखाना भी है तो इन फील्ड में सिखाए तो इनको अच्छा परिणाम जरूर से मिलेगा। यहाँ पर चंद्रमा भी छठे भाव में है और बाकी ग्रह भी यहाँ 12वें भाव में है, तो इनका प्रभाव ज्यादातर एक्सरसाइज, जिम, ट्रेनिंग वगैरह से जुड़ा अधिक आता है, उसमें प्रभाव अच्छा मिल पाएगा। यहाँ पर फिर देखो ये तुला राशि में बैठे हैं। तुला राशि ये बोल सकते हैं कि ये विवाह आदि को भी दर्शाती है, स्त्री वर्ग को दर्शाती है मेनली। तुला राशि शुक्र की राशि है, इसलिए स्त्री वर्ग को दर्शाती है। अब यहाँ पर एक बात ये आती है कि स्त्री वर्ग यानी स्त्रियों के लिए, लड़कियों के लिए कोई काम किया जाए उससे भी इनको अच्छा लाभ हो सकता है, उससे जुड़ी फील्ड में अच्छे आगे बढ़ सकते हैं। तो इनके फील्ड इस तरह के कुछ बनते हैं जिसमें इनको आगे बढ़ना चाहिए। बाकी अब इनके लग्न पर आइए। देखिए लग्न जो है ये है इनका वृश्चिक लग्न, और इसमें आप जानते हैं राहु को नीच राशि का माना जाता है। बाकी मैं आपको कहूंगा राहु और केतु को कभी भी नीच राशि का या उच्च राशि का नहीं मानना चाहिए। यहाँ पर इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूं क्योंकि भले ही सभी ज्योतिषीय ग्रंथों में कहा गया कि राहु इस राशि में और इस राशि में उच्च का, इस राशि में नीच का होता है, लेकिन मेन बात क्या है इसमें कि राहु अपना प्रभाव जिस राशि में बैठा है उसके राशि स्वामी की स्थिति के अनुसार देता है। अगर यहाँ पर आप देख पाते हैं कि मंगल की स्थिति बहुत बलवान होती तो ये राहु देखने को मिलता, बहुत अच्छा परिणाम प्रदान करता। अब मंगल तो 12वें भाव में 29 डिग्री पर है, यानी उसकी राशि में बैठे ग्रह भी, ये राहु भी और ये चंद्रमा भी इतना मजबूत परिणाम नहीं दे पाएंगे। राहु के मजबूत परिणाम न दे पाने से जो मन में एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आगे बढ़ने की एक क्षमता जो होनी चाहिए, उसमें कमी आएंगी, लापरवाही का, कार्य को टालने का गुण बढ़ेगा। चंद्रमा कमजोर होगा तो मानसिक चीजें थोड़ी कमजोर हो जाएंगी, यानी ये थोड़ी चिंता अधिक करे, टेंशन अधिक ले, या कंफ्यूजन में रहे क्या करना है क्या नहीं करना, उस चीजें की बातें देखने को मिले। भाग्य का प्रभाव भी थोड़ा कम देखने को मिले, कार्य में अस्थिरता रहे, फिर ये बातें बढ़ जाएंगी। तो इसीलिए थोड़ा कमजोर प्रभाव हो जाएगा इसके कारण, ये प्रमुख बात है। तो इसीलिए यहाँ पर राहु को यहाँ पर मैं नीच राशि का मानने की अपेक्षा मंगल के कमजोर होने से इस राहु को कमजोर मानूंगा। इसीलिए यहाँ मंगल को बलवान करना चाहिए, क्योंकि लग्न के स्वामी भी यही है, राशि के स्वामी भी यही है। तो लग्न और राशि के स्वामी जो है अगर ये बलवान होते हैं तो देखने को मिला कि जीवन में आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करते हैं, व्यक्ति पॉजिटिव रूप में फोकस होकर आगे बढ़ पाता है। और मंगल कमजोर होने से मैंने बताया आपको कि फोकस में कमी आ जाती है। तो इसीलिए इनको कोशिश यही करना है कि फोकस एक जगह करके मंगल को बलवान करके आगे बढ़े, और मंगल बलवान हो उसके लिए 12वें भाव में है, उसके लिए मंगल से जुड़ी वस्तुओं का दान कर सकते हैं या खाने की चीजों का दान कर सकते हैं, वो इनके लिए अधिक अच्छा रहेगा। इसके अलावा फिर यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि दशम का स्वामी सूर्य बनता है जो 12वें भाव में नीच राशि के अंदर बैठा है। हालांकि देखो यहाँ पर क्या है ना, बुध और शुक्र इनने परिवर्तन किया है। यहाँ पर सूर्य जो शुक्र की राशि में बैठा है वो शुक्र भी स्वयं नीच राशि के अंदर है, यानी सूर्य के फल तो पूरे कमजोर हो गए यहाँ पर, यानी सूर्य अपना फल देने में सक्षम नहीं है, क्योंकि वो जिसकी राशि में है वो स्वयं नीच राशि के अंदर बैठा हुआ है। सूर्य शुक्र की राशि में और शुक्र नीच राशि में, इस कारण से क्या होता है, सूर्य के बल में कमी आ जाएगी। बल्कि यहाँ जो जितने भी ग्रह बैठे ये चारों, इनके फल में कमी आ जाएगी। वैसे शुक्र अपने अच्छे फल दे पाएगा। क्यों दे पाएगा? क्योंकि इसका नीचत्व भंग इस बुध ने कर दिया है। शुक्र और बुध का राशि परिवर्तन हो गया है। अब आप जानते हैं कि ये राशि परिवर्तन से शुक्र नीच राशि के समान प्रभाव नहीं देगा, बलवान हो जाएगा। अब जब शुक्र बलवान हो जाएगा तो आप क्या देखेंगे कि वो जहां बैठा है उसके फल को अच्छा करेगा, न कि उसकी राशि जहां पर आती है उनके फल को अच्छा कर पाएगा। यानी यहां पर 12वें भाव को और सप्तम भाव को शुक्र इतना मजबूत नहीं कर पाएगा, लेकिन लाभ भाव में शुक्र अपना अच्छा असर दिखा पाएगा, लाभ के योग बना पाएगा, खर्च की वृद्धि भी करेगा, लेकिन मुख्य रूप से लाभ को मजबूत करने में सक्षम रहेगा। नीच राशि में होने के कारण भी ये अपना अच्छा प्रभाव देने में सक्षम ही कहा जाएगा। तो ये कुछ बात देखने को मिलेंगी, लेकिन इन 12वें भाव में बैठे ग्रहों का जो फल है इसमें थोड़ी कमी देखने को मिलेगी। और इसीलिए
इस कुंडली के अंदर जिन ग्रहों को मजबूत करना है वो है पहला ग्रह मंगल और दूसरा ग्रह शुक्र। क्योंकि ये दो मजबूत हो जाते हैं तो बाकी कुंडली में सारा अवस्था अच्छी हो जाएगी। क्योंकि देखिए सारे ग्रह आप कहाँ पर बैठे देख पा रहे हैं, ये मंगल की राशि में यहाँ पर राहु और चंद्रमा, शुक्र की राशि में 5 ग्रह, और बुध तो यहाँ पर शुक्र को मतलब शुक्र को बलवान करने से बुध भी बलवान हो जाएगा, तो बुध की भी राशि वाले ग्रह बलवान हो जाएंगे। शनि की बात करें तो शनि वैसे तो यहाँ ये भी कमजोर अवस्था में दिख रहे हैं, 29 डिग्री पर है, लेकिन फिर भी अपनी ही राशि में है तो थोड़ा इसको बलवान कहा जाएगा। और पराक्रम भाव में ये भी पापक ग्रह अच्छे होते हैं, तो भले 29 डिग्री पर हो लेकिन अपना फल देने में सक्षम रहेगा। यूं भी शनि जल्दी परिणाम नहीं देता, तो यहाँ पर यही बात होगी कि शनि 29 डिग्री पर है तो और देरी बाद जाकर परिणाम दिखा पाएगा, जल्दी परिणाम नहीं दिखा पाएगा, ये बात देखने को मिलेगी। अब वर्तमान में आप देख रहे हैं इनको दशा चल रही है चंद्रमा में राहु की, जो इस सितंबर से लगी है। अब चंद्रमा से गिनती कीजिए तो राहु अष्टम भाव में आता है, तो चंद्रमा से राहु की स्थिति जो अष्टम भाव में आती है ये दशा को नकारात्मक दर्शाती है। इस दशा में मानसिक परेशानी, चिंता और बहुत अधिक टेंशन का प्रभाव आना, वो बातें बढ़ जाती है। नवमांश भी इस बात को बता रहा है, क्योंकि नवमांश में अष्टम भाव में आप देख पा रहे हैं चंद्रमा है और 12वें भाव में आप देख पा रहे हैं कि राहु बैठा, यानी 2 त्रिक भाव इस दशा के कारण भी एक्टिव हो गए हैं। तो इसका मतलब क्या निकलेगा कि ये जो राहु में चंद्रमा का समय है, इस समय पर इनको थोड़ा शांत रहकर धीरे पूर्वक कोई भी काम करना चाहिए, दूसरे पर विश्वास नहीं करना चाहिए, अन्यथा धोखा आदि मिलने का प्रभाव बन सकता है। इस समय पर कई बार यही होता है कि जो परिणाम जितना अनुकूल मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, तो इस कारण थोड़ी हताशा निराशा सामने आ जाती है। हालांकि इनको इस समय कोशिश करना चाहिए कि कोई प्राइवेट जॉब करते रहे जिसके कारण इनको अच्छा प्रभाव मिले, क्योंकि सरकारी नौकरी अगर किसी को भी चाहिए तो एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि इनको मुख्य रूप से अपने सूर्य को बलवान रखना चाहिए। और सूर्य यहाँ तो इनके दशम से जुड़े हुए भी है, अगर नहीं भी जुड़े होते तो भी अगर व्यक्ति अगर प्राइवेट जॉब करे, भले वो ज्यादा लंबे समय के लिए नहीं, पार्ट टाइम में ही करे, 2-3 घंटे या 4 घंटे के लिए ही करे, तो उससे क्या होगा ना कि सूर्य एक्टिव हो जाता है। और सूर्य जैसे ही एक्टिव हुआ तो देखने को मिलता है सरकारी क्षेत्र से लाभ के लिए, गवर्नमेंट से सपोर्ट के लिए अच्छा हो जाता है। बाकी यहाँ पर देखा जाए तो ये जो 12वें भाव में ग्रह अवस्था है, इसको बलवान करने के लिए शुक्र को बलवान करना और बाकी लग्न को बलवान करने के लिए मंगल को बलवान करना जरूरी है। बाकी मंगल के लिए मंगल की चीजों का दान करना या खाने की चीजों का विशेषकर दान करते रहना चाहिए, जिससे मंगल शुक्र का प्रभाव अच्छा मिले। मंगल के लिए हनुमान चालीसा का नित्य 3 पाठ भी करना चाहिए, और इसके अलावा शुक्र के लिए किसी देवी की उपासना करनी चाहिए, कि देवी के मंदिर जाना चाहिए, और साथ ही साथ किसी छोटी कन्या को खाने की वस्तु देना चाहिए। और अभी आगे नवरात्रि में कोशिश करना चाहिए किसी 9 दिन लगातार, पूरे 9 दिन मतलब नवरात्रि के, किसी छोटी कन्या को भोजन करवाया जाए, और आखिर मतलब अष्टमी नवमी के दिनों पर उसे अच्छी मतलब उनकी मनपसंद ड्रेस दिला दी जाए, अच्छा उसको मतलब श्रृंगार का सामान या ऐसी ओढ़ने वगैरह दी जाए, तो वो मतलब क्या होता है ना, शुक्र मंगल के प्रभाव को अच्छा कर देगा। तो ये दोनों स्थिति इनकी बलवान हो जाएंगी और देखने को मिलेगा कि ये अपने जीवन में अच्छा प्रभाव प्राप्त कर पाएंगे। तो ऐसा इनको कर लेना चाहिए। और बाकी समय समय पर भी फिर वो शुक्र के लिए छोटी कन्याओं को भोजन करवाना, भले फिर पूर्णिमा की पूर्णिमा करवाए, इनको करवाना चाहिए। अभी चंद्रमा में राहु के लिए ये कोशिश करें कि इसका नकारात्मक प्रभाव आगे न मिले, उसके लिए गाय को हरा चारा खिलाते रहे, और कहीं ना कहीं इसका प्रभाव विशेषकर हेल्थ पर भी आ सकता है, तो स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें और अपने मतलब स्वास्थ्य में खराबी ना आए उसके लिए थोड़ा एक्सरसाइज या योगा प्राणायाम वगैरह करते रहे, जिससे खराबी ना आ सके। और बाकी भगवान शिव पर दूध में काले तिल मिलाकर अर्पित करना इनके लिए अच्छा रहेगा। अब ये बात तो हुई इनकी कुंडली की। इनकी कुंडली में सरकारी नौकरी के लिए योग में कमजोरी नजर आती है, लेकिन सूर्य गुरु का साथ में होना, इसमें बुध मंगल का सपोर्ट होना प्रभाव देता है। हाँ, बुध मंगल कई बार थोड़ा कमजोरी देता है, क्योंकि ये स्वास्थ्य में कमजोरी ले आता है कई बार, जैसे कई बार स्किन की समस्या दे देना, या कई बार मतलब एग्जाम के समय पर नर्वसनेस दे देना, तो ये करवाता है कई बार मंगल बुध। लेकिन अगर शुक्र के उपाय करेंगे तो उससे वो ठीक हो जाएगा, तो वो चीजें ठीक हो जाएंगी। शुक्र सूर्य मंगल का प्रभाव, अपना सूर्य गुरु का प्रभाव है, शिक्षक योग बना रहा है, तो ये प्रभाव दे रहा है। अब इसको अच्छा करने के लिए क्या करें कि प्राइवेट कोई भी जॉब वगैरह करते रहे तो वो अच्छा ही रहेगा। और साथ में ये ना सोचे जल्दी काम बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अभी चंद्रमा में राहु है, आगे चंद्रमा में गुरु में ही ये जो समय आएगा उसके बाद ही कुछ अच्छा होने की स्थिति बन पाएंगी। तो इसलिए जब तक थोड़ी मेहनत अपनी अच्छी रखे तो उससे प्रभाव अच्छा मिल पाएगा। और बाकी इसमें मुख्य रूप से मैं कहूंगा कि जैसे रत्न की बात करें तो इन्होंने कहा कि इन्होंने पहना हुआ है
एक सूर्य का रत्न, एक चंद्रमा का रत्न। तो अब देखिए, एक तो दोनों ही रत्न साथ में पहनना कोई समझदारी की बात तो है नहीं, क्योंकि सूर्य जो है वो अग्नि तत्व को बढ़ाएगा, चंद्रमा जल तत्व को बढ़ाएगा, और आग और पानी एक साथ बलवान करेंगे तो वो कंफ्यूजन ही मिलेंगी, कुछ ज्यादा पॉजिटिव प्रभाव नहीं मिल पाएगा। और रत्न की जहां तक बात आती है ना, जैसे आप देखेंगे कि कुछ लोगों को बहुत सारे रत्न पहन कर रखते हैं। रत्न केवल दवा है, और दवा का काम होता है जब आवश्यकता हो तब उसको ली जाए, उतने समय उसका उपयोग किया जाए और फिर उस दवा को बंद कर दिया जाए। लेकिन कुछ लोग समझते हैं कि नहीं, ये कोई सजावट की चीज है, या फिर इसको पहनने से जीवन बदल जाएगा। इसीलिए कई लोग पूछते हैं कि सरकारी नौकरी के लिए कौन सा रत्न पहने। रत्न पहनने से कुछ नहीं होगा, आपको करना तो अपना कर्म ही, अपनी मेहनत ही है। आप जब तक अच्छी मेहनत नहीं करेंगे तब तक ये समझ करके चले कि अच्छा परिणाम भी नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए सबसे जरूरी चीज ये है कि यहाँ पर अपने कर्म को ध्यान दिया जाए। यहाँ पर अधिकतर 12वें भाव में ग्रह हो ना, तो लापरवाही वगैरह आ जाती है। अब वो लापरवाही वगैरह क्या करती है कि अच्छा परिणाम नहीं मिलने देती, और अच्छा परिणाम नहीं मिलता तो फिर व्यक्ति अपने भाग्य को कोसता है, जबकि उसका तो कोई रोल ही नहीं था, मेहनत ही कमी थी उसमें। तो यहाँ पर अपनी मेहनत पर ध्यान दे, सारा परिणाम मिलेगा। सूर्य गुरु की स्थिति अच्छी है, पिता के अच्छे कार्यों को दर्शा रहा है, तो ये अच्छी बात है। बस करें कितना, इतना ही काम कर लीजिए कि केवल और केवल इन सब ग्रहों का अच्छा प्रभाव लेने के लिए, अपने जीवन में शुभता को लेने के लिए केवल इतने काम कीजिए कि जैसे मैंने कहा कि एक तो फोकस होकर काम करें, डेली एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम वगैरह कुछ करें, मेडिटेशन वगैरह करें, वो भी अच्छा रहेगा। और बाकी जो शुक्र मंगल के उपाय बताए वो करें, तो देखने को मिलेगा सारा परिणाम अच्छा हो जाएगा और जीवन में तरक्की के अवसर खुल जाएंगे। और बाकी अन्य दर्शक भी, अगर आप ये सोचते हैं कि रत्न पहनने से कुछ जीवन में परिवर्तन आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आवश्यकता अनुसार ही कुछ रत्न पहनना चाहिए। जैसे अगर इनको अभी लगता हो कि मानसिक चिंता अधिक ज्यादा हो, तो केवल चांदी की चेन पहनी जा सकती है, बाकी रत्न दोनों ही ना पहने, या कोई भी रत्न ना पहने इस कुंडली के आधार पर, वही इनके लिए सबसे अच्छा रहेगा। बाकी प्रिय दर्शकों, आप इनके विषय में क्या बताना चाहते हैं, आपका स्वागत है। आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।